यहाँ पे एक फाइल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा कॉइल जस्ट इसी तरह ही लगे हुआ है, एकदम जैसे ये प्लेस्ड है, दूसरा कॉइल भी ऐसे ही एकदम सिमिलर कॉइल एकदम इसी पे ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, एकदम ओवरलैप है पूरा। मतलब दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन, दोनों सेम ही लगेगा, लगेगा कि दोनों तो सेम ही है। तो सेल्फ क्या होगा, अगर यहाँ पे दो कॉइल लिया है, एक तो ब्लू वाला कॉइल है, एक तो ब्लैक वाला कॉइल है, ठीक है। अच्छा मैं इसका लेंथ दे देता हूँ, इसका लेंथ आपको L1 मेंशन है, इसका एरिया भी आपको मेंशन है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही है, सेम ही है, ठीक है। दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स, एक का तुम्हारा ये ब्लू वाला का ब्लू वाला का जो नंबर ऑफ टर्न N1 है, एंड ब्लैक वाला का नंबर ऑफ टर्न क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ब्लू वाला में करंट आई भेजूं, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज करंट वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है तभी तुम्हारा वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक नहीं, है। जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या सिखाया था ब्लू वाला के लिए, फाई L1 की वैल्यू, टोटल अपॉन हाँ बताओ बताओ, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। सोलेनॉइड के केस में सिखाया होगा, देखो कितना आता है उसकी वैल्यू। ये सोलेनॉइड के लिए नहीं करवाया, हम्म, सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स नहीं करवाया, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं करवाया, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं करवाया। नहीं करवाया, करवाया होगा बिल्कुल। नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए नहीं करवाया था। सेल्फ इंडक्टेंस अलार्म सर्किट कराया था, ग्रोथ डी के पोटेंशियल ड्रॉप एनर्जी करवाया था, और सर्किट वाले क्वेश्चंस कराए थे। बस। सोलेनॉइड, ठीक है यही बता देता हूँ फिर। अगर इसका लेंथ L1 आपको गिवन है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस, अगर इससे वेरिएबल करंट आई फ्लो करवाते हो, ठीक है, तो वेरिएबल करंट आई फ्लो कराते हो तो फिर इसमें क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ना, हाँ जी। सेल्फ हाँ इंडक्टेंस जी। होगा। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या लिखते थे यार, फ्लक्स टोटल अपॉन करंट, यही लिखते थे ना। आई करंट। हाँ जी। तो ये तुम्हारा सोलिनॉइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसका नंबर ऑफ टर्न म्यू N2 नॉट आपको गिवन है, एन आई N आपको छोड़ दें, म्यू नॉट म्यू नॉट एन आई N एन आई। आई यही होगा ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड हाँ इधर जी। ऐसे ही जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक विथ वन कॉइल कितना होगा, फ्लक्स लिंक विथ ईच कॉइल होगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। आई अपॉन एल, क्या बी से लिखोगे, बी की हर वैल्यू क्या, कॉइल के लिए
कैपिटल एन बाय एल नहीं करेंगे ए की वैल्यू तो यही लोगे ना। हाँ पर लाइक पर कॉइल के लिए n इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल नहीं करें? नहीं समझा, क्या बोले? नहीं एक सेकेंड में कंफ्यूज हो गई थी। नहीं ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है, तो इच कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक विथ अच्छा टोटल, तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक विथ कॉइल कितना होगा, टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा। अब यहाँ पे एन आपको गिवन है ना, अब इसका लेंथ गिवन है, तो इसका नंबर ऑफ टर्न मान लो एन होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एल, है। सही हाँ ना। जी चलो, हाँ जी टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, फ्लक्स टोटल की एन इंटू एन इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एंड एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एल म्यू नॉट एन आई ए। फ्लक्स टोटल की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन नॉट एन ए इंटू एल इंटू आई, यही तो हाँ जी स्क्वायर है ना, ये तुम्हारा फ्लक्स टोटल की वैल्यू हो गई। तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स टोटल अपॉन करंट, यहाँ पे खुद का ही आंसर आई लिख रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं चलता है। म्यू नॉट इन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई ऑन आई, आई से आई जुड़ गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस की क्या वैल्यू आई, म्यू नॉट इन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। क्लियर है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हाँ हो गई जी ना क्लियर। हाँ जी ठीक है, इसको नीचे में ड्रॉ करूंगा। यहीं से लिख देते हैं, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ये ब्लू वाले के लिए ब्लू से लिख दे रहा हूँ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा इधर इसमें ब्लू वाले के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 ले लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 का स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है, हाँ जी ब्लैक वाला के लिए क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट एन टू का स्क्वायर ए इंटू एल। क्लियर। हाँ जी ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब अभी मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस भी फाइंड किया ना दोनों के लिए। हाँ जी अच्छा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या फाइंड किया था जरा बताओ। म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 म्यू स्क्वायर नॉट एन वन इनटू एल। एन टू, वहां पे पाई आर स्क्वायर ए ले लो, है ना, तो म्यू नॉट एन वन अच्छा एन टू हाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 a l। ए इंटू एन, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, चलो इसको कैसे मैं सजा के लिख सकता हूँ जरा देखो तो, ई ऐसे आ जाए तो इसको मैं म्यू नॉट एन वन ए इंटू अंडर रूट इंटू म्यू नॉट इंटू ए टू एल, क्या ऐसे लिख देने से सेम वैल्यू आएगी, देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी है ना। हाँ जी तो ये दोनों बेसिकली है क्या, है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस है ना।
ये अंडर रूट L1 अंडर 1। और ये तुम्हारा क्या हो गया, अंडर रूट। क्लियर? हाँ जी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट L1 एंड इंटू अंडर रूट, ये तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू तभी होगी ट्रू जब ईच फ्लक्स ऑफ, मान लो कॉइल 1 में अगर आप करंट प्लेस किए हो, ब्लू वाले कॉइल में करंट प्लेस किए हो, करंट लगाए हो, ठीक है, उसमें करंट वेरिएबल है, उस ब्लू वाले कॉइल से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, दैट इज उस ब्लू वाले के लिए जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, ब्लैक वाले कॉइल से सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक होना चाहिए, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। मतलब ब्लू वाले कॉइल से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकला है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक वाले से लिंक होना चाहिए, तभी ये वाला ट्रू होगा, अदरवाइज आगे बताऊंगा कैसे। जैसे अभी मैंने प्रूव किया है, जो सोलिनॉइड वाला प्रूव किया है, इसमें अगर मैं पिंक वाले में करंट फ्लो करवाता हूँ तो क्या इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक वाले से लिंक हुआ है? नहीं। नहीं हुआ ना? नहीं। नहीं हुआ। हाँ। हाँ हुआ। ये तो बाहर वाला पिंक वाले में अगर मैं करंट फ्लो करता हूँ, देखो ना, बाहर में इतना तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस हुआ ना, वो तो ब्लैक वाले से पास नहीं कर रहा ना। तो उस केस में हाँ यहाँ पे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में ये रिलेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तभी ट्रू है जब सारा का तो सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी कॉइल से निकलेगा, वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होना चाहिए, सारा का सारा मैग्नेटिक, तभी वो ट्रू है। इसीलिए मैंने बताया ना कि दोनों का शेप जो है ब्लैक वाले का और ब्लू वाले का सेम है, तभी ये ट्रू, ठीक है। हाँ एरिया सेम होना क्राइटेरिया है। हाँ, इस केस में अगर वो है तभी दोनों में ये रिलेशन होगा, ओनली इफ फ्लक्स इज completely linked, that is नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। नोट डाउन करिए। कपलिंग कर रहे थे हम लोग ना। स्टार्ट नहीं करा। क्या बोले? स्टार्ट नहीं करा। हाँ, जस्ट मैंने ये बताया था ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, यही बताया था ना। और वो भी हाँ जी। कब का रिलेशन बताया था, जब दोनों कॉइल के बीच में जो सारे फ्लक्स की वैल्यू है, मतलब प्राइमरी जिसको मानोगे, तो सेकेंडरी से सारा फ्लक्स लिंक होना चाहिए, मतलब कोई भी फ्लक्स का या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए, ये बता रखा था। हाँ जी। दैट इज, अगर ये कॉइल है, इसमें करंट अगर फ्लो कर दो आप, तो जो भी फ्लक्स की वैल्यू इससे जनरेट होगी या जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो जनरेट होगी, वो सारे लिंक होना चाहिए एक और इस पे, कॉइल एक और इस पे ऊपर एकदम जैसा एकदम ओवरलैप टाइप का रखते हैं एकदम। तो देखने से ही पता लग रहा है कि जितना भी प्राइमरी कॉइल जो है, उससे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, वो सारा क्या करेगा, ये ग्रीन वाला जो मैंने कॉइल बनाया, उस सारा फ्लक्स उससे लिंक हो जाएगा। तो उस केसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन आया था, m अंडर रूट L1 इंटू L2, क्या यही आया था, है ना? हाँ जी। तो ये तो फ्लक्स कंप्लीटली लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कॉइल कैसे प्लेस्ड है, दोनों कॉइल के बीच में ओरिएंटेशन क्या है ना, तो उससे भी डिपेंड करेगा, या फिर दोनों का ज्योमेट्री वगैरह क्या है, शेप्स वगैरह कैसे है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि क्या जो प्राइमरी कॉइल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल रहा है, क्या वो कंप्लीटली
सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। हाँ जी। ये तो डिपेंड करेगा कि कैसे वो प्लेस्ड है। तो यहाँ तो ठीक है फर्स्ट वाले केसेस में कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल से लिंक है, तो उस केसेस में ये अपना बनता था। और अपन आगे केसेस करते हैं कि मान लो कि सारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल रहा है प्राइमरी कॉइल से वो लिंक नहीं। कुछ कुछ केसेस करते हैं वहां पे, जैसे देखो ये एक कॉइल है, तो यहाँ सीन ये है कि इस टाइम जो दो कॉइल है कुछ अलग टाइप से प्लेस्ड है दोनों कॉइल, ठीक है, ये ऐसे प्लेस्ड, हाँ जी। मान के चलो। अच्छा इसको अलग कलर से बनाते हैं, ये रेड कलर है तो ब्लू कलर बना लेते हैं। कलर तो वो समझे में नहीं आता क्या होता है, ठीक है। तो अगर इससे मैंने I1 करंट फ्लो किया, ठीक है, तो इस समय जो प्राइमरी कॉइल है विच इज रेड वाला कॉइल, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी, क्या ब्लू वाले कॉइल विच इज सेकेंडरी कॉइल से कंप्लीटली लिंक करेगा? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सारा मैग्नेटिक फील्ड का जो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से निकल रहा है क्या वो सेकेंडरी से लिंक करेगा? आइडियल नहीं है ये, मतलब दोनों ये सोलिनॉइड टाइप का दिख रहा है, आइडियल सोलिनॉइड नहीं। आइडियल सोलिनॉइड में तो जो बाहर में सोलेनॉइड का बाहर में जस्ट बाहर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जीरो लेते हैं, ठीक है, बट ये आइडियल वाला सीन नहीं है। लेंथ तुम्हारा इनफाइनाइट जैसा काम नहीं कर रहा है इधर, ठीक है, सोलेनॉइड का। ओके, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉल से तो लिंक नहीं करेगा ना। अभी इससे मैग्नेटिक नहीं। फील्ड कैसा, ऐसा निकलेगा, ऐसा भी निकलेगा, ऐसा निकलेगा, तो सीधा वाला जाएगा वो लिंक कर जाएगा, ये वाला लिंक कर जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे भी तो जाता है ना, तो ये वाला तो लिंक नहीं करेगा, ऊपर वाला जो ऊपर नीचे गया वो तो लिंक नहीं किया। तो इस समय तो सारा फ्लक्स लिंक नहीं किया, तो इस समय क्या सिचुएशन बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट कॉइल का जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको L1 गिवन है, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, क्लियर है। चलो तो हाँ दोनों के जी। बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपको नोन है जिसकी वैल्यू M दे रखी है। तो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से कितना फ्लक्स निकला बताओगे जरा? प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकली है? L1 इंटू I1, ठीक है, यही तो। ठीक है। चलो, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हुआ उसकी वैल्यू कितनी है? M इंटू I1, यही होगा ना। सेकेंडरी कॉइल से M इंटू I1 इतना ही फ्लक्स लिंक होगा ना, ड्यू टू प्राइमरी। ड्यू टू प्राइमरी, क्योंकि हाँ। प्राइमरी में ही करंट है ना, ठीक। सेकेंडरी में तो करंट नहीं है, ब्लू वाले में तो करंट मैंने फ्लो नहीं किया हाँ। है। तो ब्लू वाले में तो जो भी फ्लक्स की वैल्यू होगी ड्यू टू जो भी फर्स्ट वाला प्राइमरी कॉइल है उससे जो भी कट करके उसमें जो जाएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें पास करेगा वही उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अदरवाइज उसमें कोई करंट में फ्लो कर नहीं रहा तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें है नहीं। जो भी प्राइमरी कॉइल से रेड वाला कॉइल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी जितना भी उससे लिंक करेगा वही उससे टोटल फ्लक्स उसके लिए ही होगा। तो यही होगा ना, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको नोन है तो फिर फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट, सेकेंडरी कॉइल में जो भी होता है फ्लक्स की वैल्यू, है ना। तो इस केसेस में ये तो क्लियर है कि फ्लक्स 2 की जो वैल्यू है विच इज लेस देन फ्लक्स 1, क्योंकि सारे तो लिंक नहीं हुए हैं ना। तो इस केसेस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आता है दैट विल बी लेस देन L1 इंटू L2 अंडर रूट L1 इंटू, होना चाहिए ना लेस देन, क्योंकि ये तो इक्वालिटी कब होल्ड करता है? जब सारा फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से लिंक करता है ना। हाँ जी। और ये लेस देन 1 है। अब ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैसे डिपेंड करेगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या गिवन है नहीं है, उसके हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू मतलब क्या, इसको बेसिकली ये तुम्हारा आएगा क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ से
कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू या कुछ भी होगी, जैसा ओरिएंटेशन होगा उस हिसाब से एक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा जिसको हम लोग कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, L1 into L2. This K is nothing but the coupling constant. कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? कपलिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा कि ओरिएंटेशन क्या है, किस हिसाब से फ्लक्स लिंक कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी में एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहा है, तो उस हिसाब से कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी, है ना। तो इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू विल डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन और फिर मीडियम क्या है, किस मीडियम में प्लेस्ड है, उससे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल ये कपलिंग कांस्टेंट है ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। क्या मटेरियल है, अब किस हिसाब से फ्लक्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है, मटेरियल पे भी तो करंट का जो वैल्यू होता है मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, तो करंट पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, तो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर मटेरियल चेंज करोगे, सेम ओरिएंटेशन किसी भी चीज किसी भी मान लो सिस्टम रखे हो, सारे चीज सेम रखे हो, एक सिस्टम में बस दूसरा मटेरियल यूज किए हो, दूसरा सिस्टम में कुछ और मटेरियल यूज किए हो, तो दोनों के लिए तो अलग ही आएगा। ऐसे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी वैल्यू अलग अलग ही हो, उसका ज्योमेट्री, उसका शेप, उसका कॉइल का क्या है नहीं है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका लेंथ वेंथ नथिंग वथिंग क्या मटेरियल यूज किया सब पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो के की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब सारा फ्लक्स लिंक करता है, इधर लिख देता हूँ, के इज लेस देन और इक्वल टू 1, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड फॉर नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में नो लीकेज होगा तब, ठीक है। तो ये है जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से, कपलिंग कांस्टेंट ये वगैरह होता है, ठीक है, क्लियर है सारे। हाँ जी। हाँ तो इसको नोट डाउन करो फिर अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर वगैरह करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट अपना टॉपिक डालो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और एक कैसा कॉम्बिनेशन है वो भी लिख देता हूँ मैं, इसमें भी ए दे देते हैं, ये एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ वेरिएबल करंट सोर्स के क्रॉस ये इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इससे एक और इंडक्टर फिर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है।
थोड़ा सा इसको इधर ड्रॉ करता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस में करते थे ना, हाँ रेजिस्टेंस जी। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी नहीं होगी। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो इससे बैटरी से जो भी करंट निकल रहा होगा विच इज वेरिएबल इन नेचर, आई करंट निकल रहा है ऐसे, बैटरी में आई करंट घुस रहा है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आपको नोन है विच इज L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी वैल्यू नोन है विच इज, ठीक है। अब इसका कुछ इक्विवेलेंट होगा, एल इक्विवेलेंट सीरीज का, दो हाँ इंडक्टर को जी। कंबाइन किया, कुछ ना कुछ तो एल इक्विवेलेंट होगा ना, मतलब इक्वली दोनों को मिला हम्म, कितना वैल्यू आप बोल सकते हो। तो मान लो कुछ एल इक्विवेलेंट मैंने बोला, ये एल इक्विवेलेंट बोला मैंने, ठीक है। करंट तो अभी भी सेम ही है, जितना करंट निकल रहा था उतना करंट गया। अच्छा, तो ये एडिंग कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ कि L1 में मान लो कि फर्स्ट वाले कॉइल में इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू अगर इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर राइट साइड है, ठीक है, तो सेकेंड वाला कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट साइड, मतलब दोनों में फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, लिंक तो हो रहा है और दोनों का एक ही डायरेक्शन है, समझ रहे हो, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये कैसा हुआ, एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इसको ऐसे बोलते हैं। तो अगर मैं L1 जो क्वाइल है, जो फर्स्ट वाला L1 जो क्वाइल है उससे कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा, कितना फ्लक्स की वैल्यू आई होगी, एक तो जो तो खुद के लिए लिंक हुआ होगा L1 इंटू आई, और एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी तो लिंक हुआ होगा ना, तो वो प्लस हाँ करेंगे, जी। प्लस एम इंटू आई। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, ठीक है, ऐसा प्लेस किया हुआ है, ऐसा ओरिएंटेशन वगैरह रखा हुआ है कि दोनों तरफ जो, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो ओवरऑल बढ़ेगी ना ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। हाँ जी। तो सेकेंड वाला कॉइल में भी यही हो रहा है, ये क्या लिखोगे, L2 इंटू आई प्लस एम इंटू आई, ठीक है। अब याद करो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते थे वहां पे, रेजिस्टेंस का केस में ऐसे और रेजिस्टेंस ऐड कैसा? रहता था, ऐसे रेजिस्टेंस ऐड रहता था, इसका पोटेंशियल भी रहता था, ये V1 रहता था, ये V2 रहता था, तो V1 डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, V1 ही का डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, क्योंकि करंट की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही है, V1 प्लस V2, ठीक है। इसके अक्रॉस हाँ जी। मान लो कि कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड E1 हुआ होगा, इसके अक्रॉस E2 ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई इक्विवेलेंट जो भी इंड्यूस्ड हुआ होगा, इनेट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2 ही होगी ना। हाँ जी। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो भी करंट के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, दोनों का सम इसके इन एल इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है सेम ही होगा, है ना। तो आप क्या हाँ लिख जी। सकते हो, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यही लिख सकते हो ना, हाँ जी। ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू क्या लिखोगे आप, हाँ, L1 plus L2 plus 2M I एल इक्विवेलेंट, um, एल इक्विवेलेंट डी into आई I. बाई डी टी, यही लिखोगे ना, देख लो, एल हाँ जी। इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, फैराडे लॉ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, है ना। Minus तो L. फाई की वैल्यू, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू आई हम्म। होती है, तो वहां से ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करोगे, अब यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ टोटल फ्लक्स तो तुम्हारा क्या है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सजा के ही लिख देता हूँ,
अच्छा ठीक है, समझ गए। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? एन L1 डी आई बाई डी टी, L1 डिवाइडेड बाई L1 डी आई बाई डी टी। L1। अच्छा रुको, इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे मतलब गड़बड़ हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एल ठीक है, एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, या फिर डी डी फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब इससे जो सेकंड वाले ई नेट वाले फ्लक्स से इससे जो फ्लक्स की वैल्यू पास हो रही है, इससे जो फ्लक्स टोटल की वैल्यू पास हो रही है, मतलब उससे जो भी फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो लिंक कर रहा है, यही लिखोगे। इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डी फाई वन बाई डी टी प्लस डी फाई टू बाई डी टी, यही ना? अब फ्लक्स टोटल को क्या लिखोगे आप? हाँ जी। फ्लक्स टोटल की वैल्यू जो यहाँ से लिंक हो रही है, फ्लक्स टोटल की वैल्यू क्या लिखोगे? एल इक्विवेलेंट इनटू आई डी आई बाई डी टी, आई। एल इक्विवेलेंट इनटू आई। तो बस डाल दो इधर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एल इक्विवेलेंट, एल तो कांस्टेंट है अपना, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब फाई वन की वैल्यू कितनी दे रखी है? जी एल एल वन एल इंटू वन आई प्लस एम प्लस आई इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी प्लस जी एल टू इंटू आई प्लस एम इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी। एक सेकंड, चलिए काफी स्लो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखो? एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी प्लस, अब यहाँ से देखो तुम्हारा आई क्या हो जाएगा? कॉमन ले लोगे आई, हाँ जी। तो आई अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? एल वन प्लस एम इंटू डी आई बाई डी टी। सिमिलरली इधर भी वही केस होगा, एल टू प्लस एम इंटू डी आई बाई डी टी। अब देखो डी आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल वन प्लस एम प्लस एल टू प्लस एम। एल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, ठीक है। हाँ जी। ये वैल्यू कब आएगा? ये एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है। करिए नोट डाउन। तो एडिंग सीरीज का मतलब क्या? मतलब हाँ, मतलब ये कब हुआ, बोलेंगे कि एडिंग? एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला प्राइमरी कॉइल है, फर्स्ट वाला जो भी कॉइल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड करंट तो प्रोड्यूस, करंट उसमें जा रहा है, जो भी डायरेक्शन में करंट है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड मान लो राइट साइड होगा, होगा ना? राइट साइड ही तो प्रोड्यूस होगा। मान लो अगर ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप करंट के डायरेक्शन में हाथ कर पाम को कर्ल करोगे, कर्ल करके देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वो देखा कि राइट साइड आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला जो कॉइल है, सेकेंड वाला कॉइल में भी तो करंट जा रहा है ना इस टाइम। हाँ इस जी। समय जो करंट है, जो ये बैटरी से जो करंट निकला है, वो तो सेकंड वाले कॉइल में भी जा रहा है करंट। तो सेकंड वाला कॉइल के लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना, हाँ सेकंड वाला जी। कॉइल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों कॉइल साथ साथ में प्लेस्ड है, तो जो सेकंड वाला कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल रही है, वो तो
फर्स्ट वाले कॉइल से भी लिंक करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये जी। नहीं करेगा? जैसे अभी ऊपर मैंने किया, ये क्या था, ये प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो किया, और ये प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक किया। सेकेंडरी कॉइल में तो करंट नहीं था, लेकिन लिंक तो किया ना मैग्नेटिक फील्ड उससे, फ्लक्स तो आया उससे मेरे को। तो सेम यहाँ हाँ पे जी। केस हो रहा है कि फर्स्ट वाले में करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट वाले कॉइल में, तो उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो राइट साइड प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड वाला कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उससे भी करंट पास हो रही है, वो भी समझो कि राइट साइड ही जा रहा है। मतलब ऐसा कॉइल का ओरिएंटेशन रखा हुआ है, करंट की वैल्यू ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो जो फर्स्ट वाला कॉइल में भी तो फ्लक्स की वैल्यू लिंक करेगी ना ड्यू टू सेकंड वाला कॉइल, या फिर सेकंड वाला कॉइल में भी फ्लक्स की वैल्यू लिंक करेगी ना ड्यू टू फर्स्ट वाला कॉइल। यहाँ पे तो यही हो रहा था ना। हाँ जी। तो सेम काम इधर हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए अलग अलग निकल रही है, फर्स्ट वाला कॉइल के लिए भी सेकंड वाला कॉइल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकल रही है। लेकिन अगर दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल रही है वो अगर सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर टोटल टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना मैग्नेटिक फील्ड की, तो फ्लक्स की वैल्यू आराम से ऐड हो जाएगी। सेकंड वाला कॉइल के लिए भी यही हो जाएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा, अभी आगे कराऊंगा जहाँ पे ये सबट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट ठीक। करेगा। डाउट हो रहा है कोई, समझे हो नहीं समझे उसको? आ गया समझ गई। हाँ दोनों के मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए हाँ, सेम जैसे। डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वहां पे एडिंग एडिंग हो जा रहा है, एकदम नॉर्मल एडिंग हो जा ठीक। रहा है। अब वो डिपेंड करेगा किस पे, कि सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, कि करंट की वैल्यू किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, या फिर कॉइल का ओरिएंटेशन क्या रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है ना। जैसे आप समझो कि ये कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल रखा हुआ है, अब ये कॉइल ऐसे आप रखे हो, अगर इससे आप करंट फ्लो कर दिए, ठीक है, तो ये करंट ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे करंट जा रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। तो फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, किधर बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसके लिए? सही। हम्म, लेफ्ट वगैरह। ऐसे करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड, जस्ट समझो, समझाने के बाद, यहाँ तो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, बस समझ लेने का कि लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसा रख दिया है कि अब ये ऐसे जाके ऐसे नहीं है, अब थोड़ा उल्टा है, ये ऐसे ऐसे घुमाया है, उल्टा घुमाया है, तो कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज होने से देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी इसे करंट का वैल्यू फ्लो करो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड आ गया, तो कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे प्लेस्ड है, दोनों कॉइल का सेम ही, करंट का डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों राइट साइड जा रहा है, लेकिन इस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड हो गया। तो कॉइल किधर से घुमा हुआ है उससे भी डिपेंड कर रहा है ना। अब कॉइल ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है कि ऐसे घुमा हुआ, क्लॉकवाइज घुमा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। समझे हो ये बात, यही काम इधर पे भी हाँ हुआ जी। होगा। कॉइल ऐसा ओरिएंटेशन है या फिर कॉइल का ऐसा ज्योमेट्री बनाया गया है कि उस हिसाब से कि फ्लक्स लिंक कर रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है फ्लक्स, तो फिर यहाँ पे जो भी उसको क्या बोलते हैं, एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी। लिखिए। ठीक है, और एम की वैल्यू क्या अपन लोगों ने लेके रखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L1 प्लस L2 प्लस 2, क्या लिखोगे, के अंडर रूट एल, अंडर L1 L2। ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर इन दोनों कॉइल को अच्छा खासा सेपरेशन पे प्लेस्ड करूं, मतलब काफी दूर है सीरीज में ऐड,
लेकिन काफी दूर प्लेस्ड है, दैट इज कोई भी फ्लक्स की वैल्यू लिंक नहीं हो रही है वहां। मतलब फर्स्ट वाले कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में कोई भी फ्लक्स की वैल्यू नहीं लिंक हो रही, या फिर सेकेंडरी वाले कॉइल से फर्स्ट वाले कॉइल में कोई भी फ्लक्स की वैल्यू लिंक नहीं हो रही है। तो उस केस में एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज जो कॉइल जो L1 plus प्लेस्ड है, L2. कॉइल जो प्लेस्ड है काफी लार्ज सेपरेटेड है, दोनों के बीच में लार्ज सेपरेशन है। तो फिर एल इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू तो ये तो कुछ नहीं होगा ना, फ्लक्स तो कुछ लिंक नहीं हुआ, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो Yeah. जाएगा। ये तो पोर्शन कब आता है? जब फ्लक्स लिंक कर। हाँ. तो कॉइल इतना लार्ज सेपरेटेड प्लेस्ड है, दोनों के बीच में इतना सेपरेशन है कि कोई भी फ्लक्स दोनों में लिंक नहीं कर रहा, तो उस केस में एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला सारा सिस्टम उधर खत्म हो जाएगा। इफ कॉइल इज प्लेस्ड इसे लिख दो, इफ डिस्टेंस बिटवीन कॉइल इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 प्लस L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई भी टर्म नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी. ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट वन है इसी में बी नंबर, अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस केसेस में उल्टा उल्टा होगा। तो फर्स्ट वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, सेकंड का L2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए M है। अब मान लो एल इक्विवेलेंट इसका कुछ आ रहा होगा। ठीक है, आई करंट इधर से निकला विच इज वेरिएबल, अब आई करंट बैटरी में घुसा, सेम काम यहाँ पे हो रहा है, आई करंट निकला, आई करंट घुसा है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों के लिए निकल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स में जो भी होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो भी फ्लक्स की वैल्यू आएगी वहां क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फ्लक्स वन हाँ क्या जी. लिखोगे? फ्लक्स वन की वैल्यू L1 इंटू आई माइनस M इंटू आई, है ना। और यहाँ पे फ्लक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? L2 इंटू आई माइनस M इंटू आई। क्लियर है? हम्म. सेम केसेस जो पहले किया था, सारी चीज वही चलेंगे। मान लो इसके क्रॉस EMF E1 जनरेट हुआ है, इसके क्रॉस सेल्फ इंडक्टेंस E2 है, मतलब E2 है जो भी है, और यहाँ पे E नेट दोनों को मिला के हुआ होगा। तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2। तो और E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी मान लो इसमें फ्लक्स की वैल्यू, जो भी फ्लक्स टोटल होगा वो फ्लक्स टोटल का वैल्यू इस समय आपको एल इक्विवेलेंट इंटू आई दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फ्लक्स टोटल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फ्लक्स वन अपॉन डी टी प्लस डी फ्लक्स टू अपॉन डी टी। फ्लक्स टोटल का वैल्यू क्या है? एल इक्विवेलेंट बाहर निकाल देते हैं, डी आई बाई डी टी। फ्लक्स वन क्या है? डी L1 इंटू आई प्लस सॉरी माइनस M इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी L2 इंटू आई माइनस M इंटू आई अपॉन डी टी। तो एल इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो डी आई कैंसिल आउट होगा, थोड़ा सा शॉर्टकट मार देता हूँ, हाँ जी. L1 इंटू एम प्लस L2 माइनस M। तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, और अगर यहाँ पे M की वैल्यू आप पुट कर दो
सेल्फ इंडक्टेंस का टर्म में, तो 2k√L1 इंटू L2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो उस समय ये वाले फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इंडक्टर जो है पैरेलली प्लेस्ड, तीनों इंडक्टर पैरेलली प्लेस्ड है। ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो। अब इससे करंट आई निकल रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या जा रहा होगा, इधर I1 जा रहा होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, नोड बन गया इधर। ठीक है, और बी में आई करंट फिर चला जाएगा। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू L1 आपको नोन है, इसका L2 एंड इसका L3। ठीक है, मैंने यहाँ पे माना है कि ये जो इंडक्टर है वो आइडियल इंडक्टर है, मतलब काफी लॉन्ग इंडक्टर है। तो लॉन्ग इंडक्टर में क्या बताया था, जो भी मैग्नेटिक फील्ड या लॉन्ग सोलिनॉइड होता है, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बाहर में जीरो होता है, इधर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड की हाँ वैल्यू जी। जीरो होगा, इधर जीरो है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, इधर जीरो है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो सीधा ही निकल रहा होगा, ऐसे तीनों का केस में। तो जब सीधा ही निकल रहा है तो कोई भी फ्लक्स की वैल्यू लिंक नहीं हुई ना इधर, नहीं। नहीं। तो ये वाला केसेस ये ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन करा रहा हूँ जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब आइडियल टाइप का इंडक्टर है वहां पे, जहां पे फ्लक्स की वैल्यू लिंक नहीं कर सकती है। तो इसका कुछ एल इक्विवेलेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लेते हैं एल इक्विवेलेंट एल ही है। बाकी इससे जो आई करंट जा रहा है, ये आई करंट ऐसे निकल गया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। अब यहाँ पे तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, हाँ जी। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आई इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो तीनों इंडक्टर के क्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम ही होगी ना, देखो वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट ए ही है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही है, सारा वायर क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, यहाँ पे भी तो है ही, ये तो सेम है, ये भी ए है, ये भी बी है। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी ए बी के क्रॉस क्या होगा, एक सेकंड, एक सेकंड। ना सोचना है क्या, L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी, इसको E1 मान लेते हैं, यही होगा ना, L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी। हाँ ये जी। इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है, वहां से डायरेक्टली लेके आया। सिमिलरली अगर E2 देखा जाए सेकंड वाले इंडक्टर में, ये क्या होगा, L2 इंटू डी आई टू बाई डी टी। सिमिलरली अगर E3 देखा जाए थर्ड वाले इंडक्टर के क्रॉस, ये क्या होगा, L3 इंटू डी आई थ्री बाई डी टी। अब इसके क्रॉस मान लो जो भी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको क्या मान ले, इसको मान लेते हैं ई नेट, जैसे पहले मानते थे।
ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी? ई नेट की वैल्यू आप लिखोगे एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, यही लिखोगे ना। इक्विवेलेंट क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखो तो सारा पोटेंशियल तो सेम ही है ना, ये अलग अलग है। ये तो ए बी, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ये भी पॉइंट सेम ही है, ये भी पॉइंट सेम ही है, एंड ये भी पॉइंट सेम ही है। इसका मतलब है E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू ई नेट। क्या लिख सकते हैं? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू ई नेट। क्या ये ट्रू है? सेम ही है हाँ ना, जी। बस और कुछ नहीं, हाँ जी। इसी से काम करेंगे अपन लोग। अब देखो E1 इक्वल टू I1, E1 की वैल्यू क्या लिखोगे? L1 di1 बाई डी टी इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या लिखोगे? L2 इंटू di2 बाई डी टी इज इक्वल टू L3 इंटू di3 बाई डी टी इज इक्वल टू ई नेट की वैल्यू क्या लिखोगे? L इक्विवेलेंट di बाई डी टी, यही ना। हाँ जी। अब ये वाले इक्वेशन में देखो, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी, यही ना। हाँ जी। तो डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? देखो अच्छा, टाइम टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ टाइम 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 उड़ जाएगा। तो डी आई, इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, टाइम कैंसिल आउट होगा 1 डी आई वन बाई डी आई प्लस डी आई टू बाई डी आई प्लस डी आई थ्री बाई डी आई, लिख सकते हो ना। ठीक है। अब देखो तो यहाँ से निकल जाएगा, डी आई वन बाई डी आई क्या होगा? इन दोनों से कंपेयर करो, डी आई वन बाई डी आई क्या होगा? डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी आई वन बाई डी आई एल होगा एल। इक्विवेलेंट हाँ बाय L1। ठीक है, तो एल इक्विवेलेंट बाई एल वन। सिमिलरली ये हो जाएगा डी आई टू एल इक्विवेलेंट बाई एल टू प्लस एल इक्विवेलेंट बाई एल थ्री, यही ना। हाँ जी। तो 1 बाई एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस 1 बाई, ये आएगा वैल्यू। ये कैसा बिहेव करता है तुम्हारा? जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करता है ना, वैसे सीरीज और पैरेलल में जैसे एडिशन होता है, नॉर्मल एडिशन होता है। तो यहाँ पे तो खैर विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो ये नॉर्मल ऐसा ही होगा जैसा रेजिस्टेंस में होता था। और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अगर दो इंडक्टर काफी लार्ज सेपरेटेड है, तो फिर उस केसेस में नॉर्मल एडिशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस में होता था वैसे ऐड हो जाएगा। बाकी अगर फ्लक्स लिंक होगा, तो दोनों में अगर ऐड हो रहा है फ्लक्स, तो क्या होगा वैल्यू? एल इक्विवेलेंट वो सीख लिए हम लोग। और अगर सबट्रैक्ट होगा, दैट इज अपोज करेगा फ्लक्स की वैल्यू एक दूसरे को, तो उस समय जो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा वो भी अपन लोगों ने सीख लिया। ठीक है, नोट डाउन करो, इसमें एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ओके। ठीक है, ये आई करंट जा रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू L1 है, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हो क्या?
एल इक्विवेलेंट भी निकाल लो। एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? एल इक्विवेलेंट तो आ गया। हाँ, एल इक्विवेलेंट तो इजी है। एल इक्विवेलेंट आराम से L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस, तो 2 इंडक्टर रहता है तो ऐसे याद भी करना कि ऐसा होता है, ठीक है, तो भी रिमेम्बर। तो इंडक्टर का केस वाला याद रखो। देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे शॉर्टकट ट्रिक से। जैसे रेजिस्टेंस में याद करो कैसे होता था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे पैरेलल के केस में? दो रेजिस्टेंस और ऐसे ऐसे ऐड रहता था, ऐसे ऐसे ऐड रहता था, ये करंट आई जाता था, ये R1 ये R2 है, तो ऊपर I1 नीचे I2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? ओम्स क्या बोलता था? I इक्वल टू V बाई R, है ना? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाँ पोटेंशियल जी, ड्रॉप तो सेम है, तो करंट क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस था ना? हाँ जी, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो नहीं बताया था R1 लिखोगे तो ऊपर क्या लिखोगे? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू नेट करेंट। कुछ ऐसा याद आया? सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा? हाँ I2 जी, लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो इंडक्टर में भी देखो ना, दोनों इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है ना? हाँ जी, और E की वैल्यू क्या लिख सकते हो? E की वैल्यू आप लिखते हो L डी आई बाई डी टी। पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है दोनों के क्रॉस। तो जो इंडक्टर है, हाँ जी, हाँ, आप बोल सकते हो ना इंडक्टर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टर है, करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टर है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप से हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे L1 I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 हो जाएगा। आप I1 लिखोगे, अगर I1 लोगे तो ऊपर क्या लिखना है? L2 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 इंटू नेट करंट। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा? जैसे रेजिस्टेंस में होता था उसे ही एडिशन वेडिशन सब भी होता है, उसे ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? L2 लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा L1, I2 लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा L1 इंटू आई। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले को भी टू बी रिमेम्बर है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, करिए नोट डाउन। होगा। ठीक है, अब देखो पैरेलल वाले में तो हम लोगों ने एडिंग और सब्ट्रैक्शन अपोजिंग वाला कुछ पढ़ा नहीं अभी, है ना? यहाँ पे तो म्यूचुअल जो कि फ्लक्स का वैल्यू कुछ भी लिंक नहीं हो रहा था, तो इसका जस्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला से ही काम चलेगा अपना। अच्छा, उसमें ए भी करके लिख देता हूँ, पैरेलल ही ये चल रहा है। पैरेलल में ये ए है, एडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे ऐड है, ठीक है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, और यहाँ पे फ्लक्स एक्चुअली लिंक हो रहा है, ठीक है, कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। यहाँ पे एडिंग है, मतलब दोनों का फ्लक्स ऐसा हो रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन वाला केस जैसा बनता था। तो यहाँ से एल इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू होगी वो होगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस N2 माइनस 2m। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बी नंबर में अपोजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, अपोजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में जो एल इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू आती है L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 इंटू L2 प्लस का 2m। ठीक है, अगर
सपोर्ट करेगा दोनों तो ऊपर नीचे दोनों माइनस, अपोज करेगा तो ऊपर माइनस नीचे का प्लस, ठीक है। तो यही था तुम्हारा जो भी है कॉम्बिनेशन वगैरह में, कपलिंग वगैरह में, इतना ही कंसेप्ट था। सो नोट डाउन करिए। कुछ क्वेश्चन कर ले अपन लोग। हाँ जी। हो गया नोट डाउन? हाँ जी। ओके, फटाफट क्वेश्चन उड़ाते जाओ। अपलोड किया है आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शन भी देता हूँ आपके लिए। 74 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी, ऑप्शन सी है। 76 मिली हेनरी, ऑप्शन डी है। 77 मिली हेनरी। दोनों कॉइल्स का लेंथ और रेडियस सेम है ना? कॉइल, हाँ सिमिलर कॉइल है ना, सिर्फ टर्न अलग अलग। 75। 75 करेक्ट है, इजी था। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू क्या सिखा रखा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही ना। हाँ जी। तो क्या लिखा है, कॉइल ऑफ सर्टेन रेडियस है 600 टर्न एंड हाँ, तो जिसका 5000 टर्न है उसको L2 ले लो, जिसका 6600 टर्न है उसका L1 ले लो, बस। और क्या, L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट N1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो L2 अपॉन L1 क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर देना, L1 का वैल्यू, हाँ टर्न आपको नोन है तो L1 आपको मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा, ठीक है। L2 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इंटू N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, मैं इसका कंटेंट अपलोड करता हूँ आपको। ये ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फिगर में बना रहा हूँ, एकदम फिगर बनाते ही जवाब आ जाना चाहिए क्योंकि एकदम इजी है। ये B2 है, BZ नहीं है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कैसे सॉल्व किया? तो ग्रोथ एंड डीके वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा, करंट इंक्रीज होगा तो अपोज करेगा तो बी2 टर्मिनेट हो जाएगा, फिर बाद में मैक्सिमम का तो बी1 का साइन करेगा। नहीं, आपके एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं हुई है, फिर से बोलना। वो ग्रोथ एंड डीके वाला कॉन्सेप्ट से करा है। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। अभी करंट इंक्रीज होगा तो तो करंट इंक्रीज होगा तो फिर इंडक्टर उसको अपोज करेगा तो बी1 पहले वो नहीं होगा, पहले लाइट अप होगा तो बी2 उससे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद जब करंट पूरी तरह से हो जाएगा, फ्लो करना शुरू करेगा तो बी1 ज्यादा शाइन करेगा बी2 से। क्यों B1 क्यों ज्यादा साइन करेगा? क्योंकि इंडक्टर फुली चार्ज हो गया होगा ना, रेजिस्टर तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता ही रहेगा। तो फुल्ली चार्ज हो गया तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा ना। फुल्ली चार्ज हो गया तो क्या? इन्फिनिट टाइम पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। दैट इज इंडक्टर के क्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ ऊपर वाले में। ऊपर वाले ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा ना। तो जब रेजिस्टेंस हाँ नहीं है जी। तो करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। करंट इन रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, है ना। अभी हाँ इनिशियल में जी। क्या होगा, जब यहाँ से करंट निकलेगा तो इनिशियल में जस्ट एकदम इनिशियली इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। जैसे वो धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा, करंट धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाएगा, करंट तुम्हारा इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है। एट इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम पे एकदम ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और ये तुम्हारा कब होगा? टी इक्वल टू 0 पे। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ऊपर वाले ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वहां पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट बहुत ज्यादा होगा। तो जब बहुत ज्यादा होगा तो B1 फाइनली एट इंफिनिटी टाइम पे, जब ज्यादा टाइम हो जाएगा, जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा B2 से, क्योंकि अगर B2 के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो दोनों इक्वली ब्राइट होता। ठीक है। ये अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो दोनों हाँ। इक्वली ब्राइट होता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन पे आए, सॉल्व करो। ऑप्शन ए है 12 टेस्ला, ऑप्शन बी है 9 टेस्ला, ऑप्शन 3 है 1 टेस्ला, ऑप्शन 4 है 6 टेस्ला। इतना टाइम का तो क्वेश्चन नहीं है। कौन वाला? थर्ड ऑप्शन। हाँ करेक्ट है। कैसे सॉल्व किया? पहले वाले कॉइल से टोटल करंट आई ले लिया, फिर तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, फिर जो दो एस सी वाला कॉइल है उससे करंट I/3 हो गया, फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है तो B प्रोपोर्शनल टू आई है, फिर BA/BC कल्चर। सही है, सही है। अभी एट द सेंटर क्या होता है सोलेनॉइड का केस में? म्यू नॉट एन इंटू आई, एन आई। यही ना। हाँ। यही वैल्यू हाँ आपको क्या जी। गिवन है? 3 टेस्ला, है ना। अभी करंट क्या हो रहा है? हाँ जी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सारा इंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट। क्या है? आइडेंटिकल है। तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सी वाले में करंट की वैल्यू क्या? I/3। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे आप? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे म्यू नॉट एन I/3, यही तो। अब म्यू नॉट एन आई की वैल्यू हाँ कितनी जी। है? म्यू नॉट एन आई की वैल्यू 3 3 प्लस टेस्ला 9। है अपॉन 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या वन। आएगी? 1 टेस्ला, है ना। इजी क्वेश्चन था। हाँ जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। तो